Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology, Unit 4th, Chapter number 2, Drugs acting on the CNS, that means Central Nervous System. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली जो ड्रग्स हैं उनकी स्टडी हम कर रहे थे। इसके अंदर अभी तक हमने देखा कि जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं और सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यहाँ पर एनेस्थीसिया और सेडेशन कोज करती है, हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करते हुए इस क्लास के अंदर हम और ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे सीएनएस पर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2, ड्रग्स द सीएनएस। इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स से हमारा मतलब है कि एंटी एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, और कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन जो होते हैं, सीजर जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एपिलेप्सी। ठीक है, तो वो ड्रग्स जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है या जो कन्वर्जेंस के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करती हैं उनको बोलते हैं एंटी कन्वर्जिव ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स की बात करें जिन्हें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है ये ड्रग्स? तो anticonvulsants are a diverse group of pharmacological agents which is used in the treatment of epileptical seizures. These anticonvulsants are also increasingly being used in the treatment of bipolar disorders and borderline personality disorders. Since may seem to act as mood stabilizers and for the treatment of neuropathic pain. ठीक है, तो एंटी कन्वर्जेंस क्या होते हैं? एंटी कन्वर्जेंस यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का एक डाइवर्स ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है जो कि यहाँ पर एपिलेप्टिकल सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, आपकी एपिलेप्सी जो रहती है उसको ट्रीट करता है। ठीक है, एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स। तो इस तरीके से पहला तो ये हो ही गया कि एपिलेप्सी को ट्रीट करेगा। इसके अलावा ये जो एंटी कन्वर्जेंस होते हैं इनका जो यूज होता है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और ये जो है आपके बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंस यहाँ पर ये मूड स्टेबलाइजर की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं और इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व्स की वजह से, नर्व्स में डिस्टर्बेंस की वजह से जो पेन होता है उसके भी ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एंटी कन्वर्जेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, मूड स्टेबलाइजर का काम करते हैं और न्यूरोपैथिक पेन में हेल्पफुल होते हैं। और उसके साथ ही एपिलेप्सी में जो सीजर्स होते हैं उसको तो ये ट्रीट आउट करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ड्रग्स जिसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स। सो द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट barbiturates, second deoxybarbiturates, third is hydrantoin, fourth is aminostilbene, fifth is succinamide, is aliphatic carboxylic acid, seventh is benzodiazepines, eighth is phenyltryazine, ninth is newer drugs and tenth is cyclic GABA analogues। तो इन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स को 10 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास है आपकी बार्बिटुरेट्स जिसके अंदर ड्रग आती है आपकी फिनोबार्बिटोन्स। सेकेंड होती है आपकी डीऑक्सीबार्बिटुरेट्स जिसके अंदर ड्रग आती है प्रिबिडोन। थर्ड होती है हाइड्रेंटोइंस जिसके अंदर ड्रग आती है आपकी फिनाइलटोइन एंड फोस्फिनाइलटोइन। फोर्थ होती है आपकी अमीनोस्टिलबेन जिसमें ड्रग आती है कार्बामाजेपिन एंड ऑक्सीकार्बामाजेपिन। ठीक है, फिफ्थ होती है आपके सक्सिनामाइड जिसमें ड्रग आती है आपके इथोसक्सिनामाइड। सिक्स होती है आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ड्रग आएगी वेल्प्रोइड सोडियम जिसको वेल्प्रोइक एसिड भी बोलते हैं और डाई वेल्प्रोएक्स।
नेक्स्ट होती है आपके 7th बेंजोडाइजेपिन, जिसमें ड्रग आएगी आपके क्लोनाजेपाम, डायाजेपाम, लोराजेपाम और क्लोवाजेपाम। 8th होती है आपके फिनाइल ट्रायाजीन, जिसमें ड्रग आती है लेमोट्रिगेन। 9th होती है न्यूअर ड्रग्स, जिसमें ड्रग आती है आपके टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लीवो ट्राया एसिटामेट, विगाब्राड्रिन और ट्रायागाबीन और लोकोसामाइड। लास्ट 10th होती है आपके साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, जिसके अंदर आता है गाबापेंटिन और प्रीगाब्लेन। ठीक है, तो बेसिकली इन सभी ड्रग्स को इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 10 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। बार्बिचुरेट्स के अंदर उनके केमिकल स्ट्रक्चर में बार्बिचुरिक एसिड होगा। ठीक है, जब इसके अंदर एक ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो यहाँ पर डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स बनेंगे। ठीक है, हाइड्रेंटोइन के अंदर इनके केमिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रेंटोइन रिंग पाई जाती है। ठीक है, सक्सिनामाइड्स के अंदर सक्सिनिक एसिड प्लस अमाइड पाया जाएगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एलिफेटिक चेन होगी जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। अमीनो स्टील बेन के अंदर अमीनो ग्रुप और स्टिल बेन जुड़ा रहेगा। बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर बेंजोडाइजेपिन रिंग पाई जाएगी। फिनाइल ट्रायाजीन के अंदर फिनाइल रिंग और 3 एजीन रिंग पाई जाएगी। और साइक्लिक गाबा एनालॉग्स के अंदर साइक्लिक गाबा रिसेप्टर्स के सिमिलर स्ट्रक्चर वाली ड्रग पाई जाएगी, जिसको गाबा एनालॉग बोलेंगे। और न्यूअर ड्रग्स के अंदर ऐसे डिफरेंट 10 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया है, जिसके अंदर रिस्पेक्टिव ड्रग्स यहाँ पर बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारी यहाँ पर प्रो ड्रग है, दैट इज फिनाइल्टोइन। फिनाइल्टोइन की बात करें तो फिनाइल्टोइन इज इन क्लास ऑफ मेडिकेशन विच इज कॉल्ड एज एंटी कन्वल्सेंट्स। Here, phenytoin is used to control certain types of seizures and also used to treat and prevent seizures that may begin during and after the surgery to the brain and nervous system. It works increasing the abnormal electrical activity in the brain. ठीक है, तो फिनाइल्टोइन की बात करें तो ये जो फिनाइल्टोइन है ये मेडिकेशंस की उस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम एंटी कन्वर्जेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एंटी कन्वर्जेंट क्लास से बिलोंग करने वाली ड्रग है आपकी फिनाइल्टोइन। और ये जो फिनाइल्टोइन है यहाँ पर सर्टेन टाइप के जो सीजर्स रहते हैं उन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर ये क्या करती है, इन सीजर्स को ट्रीट आउट करती है। ठीक है, इनको एक्शन देने से रोकती है, इनको प्रिवेंट करती है। और इस तरीके से यहाँ पर ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद यूज किए जाते हैं। ये यहाँ पर क्या करती है, ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको ये यहाँ पर डिक्रीज करती है, कम करती है। यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करती है। ठीक है, ब्रेन की जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करती है, कम करती है। ठीक है, कि ब्रेन जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर वर्क करे, ओवर वर्क ना करे, उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट ना हो। क्योंकि अगर ओवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गए, यहाँ पे ओवर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो कन्वर्जन्स आएंगे, सीजर्स आएंगे। तो इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ये डिक्रीज करके, कम करके, ठीक है, सीजर्स को कंट्रोल करती है, एक नॉर्मल कंडीशंस को बैलेंस करती है। ठीक है, next is the pharmacological actions of the phenytoin. Here, phenytoin is often described as a non-specific sodium channel blockers and targets almost all voltage-gated sodium channel subtypes. More specifically, phenytoin prevents seizures by inhibiting the positive feedback loops that result in neuronal propagation of high-frequency action potential. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फिनाइल्टोइन है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये क्या है, आपके नॉन स्पेसिफिक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। यानी कि ये क्या करता है, नॉन स्पेसिफिकली सोडियम आयंस को ट्रांसमिट करने वाले सोडियम आयन चैनल जो रहता है उनको ये ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करके स्पेसिफिकली जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ये टारगेट करता है। ठीक है, तो ये जो फिनाइल्टोइन है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, यानी कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करके जितने भी आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं उनको ये टारगेट करता है, टारगेट करके उनको ब्लॉक करता है। और मोर स्पेसिफिकली ये जो फिनाइल्टोइन है ये यहाँ पर पॉजिटिव जो फीडबैक है उस पॉजिटिव फीडबैक को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर
अंदर एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है न्यूरोनल प्रोपगेशन के अंदर, मतलब न्यूरॉन्स के अंदर जो होता है उस न्यूरोनल प्रोपगेशन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी में एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फिनाइलटोइन है ये यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमारे को कि फिनाइलटोइन जो है यहाँ पर सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है और सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक करके पॉजिटिव फीडबैक को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे कि सीजर्स जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो न्यूरोनल प्रोपगेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ फिनाइलटोइन इन विच कैप्सूल इन द इंटरमीडिएट रिलीज द डोज इज 30 mg to 100 mg एंड इन द कैप्सूल एक्सटेंडेड रिलीज इट इज 100 mg to 200 mg। ठीक है, तो कैप्सूल्स की फॉर्म में इसको दिया जाता है, जब इंटरमीडिएट रिलीज के फॉर्म में देना है तो डोज रहेगा 30 से 100 mg और जब एक्सटेंडेड रिलीज की फॉर्म में देना है तो रहेगा 100 mg से 200 mg। क्लियर है? फिर इसके इंडिकेशंस या हम कह सकते हैं इसके यूजेस, तो यहाँ पे कहाँ इसको यूज करेंगे कि दिस फिनाइलटोइन इज इंडिकेटेड टू ट्रीट द ग्रैंड माल सीजर्स, complex partial seizures and to prevent and treat the seizures during or following the neurosurgery। ठीक है, तो यहाँ पर फिनाइलटोइन जो है ये क्या करता है, आपके ग्रैंड मेल सीजर्स को ट्रीट करता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स को ट्रीट करता है और न सिर्फ सीजर्स को ट्रीट करता है बल्कि उनको होने से भी रोकता है, उसको प्रिवेंट भी करता है और इस तरीके से न्यूरो सर्जरी के अंदर इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो फिनाइलटोइन जो है एपिलेप्सी को ट्रीट करता है ना, तो एपिलेप्सी के अंदर अलग अलग सीजर जैसे कि ग्रैंड माल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, आपके सीजर्स ड्यूरिंग द न्यूरो सर्जरी, इन सबको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अब ये एपिलेप्सी कौन कौन से टाइप की, जितनी भी टाइप की एपिलेप्सी होगी, जितने भी तरह के सीजर्स देखने को मिलेंगी उनको ये ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एपिलेप्सी होती है वो होती है 4 टाइप की। पहली है स्टेटस एपिलेप्टिकस, सेकेंड है न्यूरोपैथिक पेन, थर्ड है कोरियोनिक एथेटोसिस और फोर्थ है मायोटोनिया। ठीक है, तो 4 तरीके की एपिलेप्सी होती है। एक तो होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटस में सीजर्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड है न्यूरोपैथिक पेन जिसके अंदर जो नर्व्स होती है उनमें पेन होता है। ठीक है, थर्ड है कोरियो एस्थेटोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो आपके बोन्स रहती हैं उनके अंदर जो है सीजर्स देखने को मिलते हैं। और फोर्थ है मायोटोनिया जिसके अंदर मसल्स की जो टॉनिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मसल्स जो रहती है वो यहाँ पर डिस्टर्ब एक्शन शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किस कंडीशन में आपको यहाँ पर एपिलेप्टिक ड्रग को या एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को नहीं देना है। So here hypersensitivity to the phenytoin or other hydantoin because of its effect on the ventricular automaticity. This IV phenytoin is contraindicated in the sinus bradycardia, sinoatrial block, second and third degree AV block, patient with the Adams-Stock syndrome and so on। ठीक है, तो ये फिनाइलटोइन या जो भी हाइडेंटोइन से उनको आपको तब नहीं देना जब पेशेंट इससे हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो किस पर होता है, वेंट्रिकुलर एरिथमोसिटी पर होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी ऑटोमेटिसिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस फिनाइलटोइन को यहाँ पर आईवी रूट के थ्रू जो है उसको वो कॉन्ट्रेंडिकेट करता है, उस आईवी रूट के थ्रू नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करेगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया, इनके साइनस में ब्रेडिकार्डिया इनके हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके अलावा साइनो आर्ट्रियल ब्लॉक यानी कि साइनो आर्ट्रियल जो ब्लॉक है ऐसे नोड है वहां पर जो ब्लॉकेज कर देगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का एबी ब्लॉक यानी आर्टिकुलर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो पेशेंट है जिसके अंदर एडम स्टॉक सिंड्रोम हो रखा है उनको भी नहीं देना है, उनके अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। तो इस तरीके से फिनाइलटोइन और जितने भी हाइड्रेंटोइन से उनको पेशेंट जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है उनको नहीं देना, वेंट्रिकुलर रिदमिसिटी है उनको नहीं देना, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनो आर्ट्रिकुलर ब्लॉक, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक और एडम स्टॉक सिंड्रोम, इन कंडीशंस वाले पेशेंट्स को यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, इनको आपको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग नहीं देनी है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी
फोर्थ ड्रग्स जो कि यहाँ पर सीएनएस पे काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, वो है आपके एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी नाम से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब अपोजिट, जो कि क्या करेगी, एंजाइटी को अपोज करेगी। एंजाइटी मतलब कि घबराहट, ठीक है, डिजीनेस। तो यहाँ पर जो घबराहट की कंडीशन है, डर लग रहा है या अंदर से अच्छी खुशी नहीं हो रही, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उस कंडीशन को अपोज करेगी ये, ठीक है। और क्या करेगी, एंटी एंजाइटी एक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो क्या होता है, सबसे पहले समझो कि एंजाइटी क्या होता है, क्योंकि उस एंजाइटी कंडीशन को ही हमको अपोज करना है, तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि एंजाइटी होता क्या है, ठीक है। सो इट इज एन इमोशनल स्टेट that is an unpleasant in nature, which is associated with the uneasiness, discomfort, or concern or fear about some definite or undefined future threats. Symptomatic symptoms such as anorexia, breathlessness, palpitations, para-anesthesia, etc. often accompany. Some degree of anxiety is in part of normal life. ठीक है। एंजाइटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखो कि एंजाइटी एक इमोशनल इसके अंदर हमें अनप्लीजेंट मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा होता है, ठीक है। इसके साथ ये किसके साथ एसोसिएट है, अनइजीनेस, मतलब कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता है, अंदर से एक बेचैनी रहती है, घबराहट सी रहती है, एक डिसकंफर्ट रहता है, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं हो पाता पर्सन, और उसको किसी न किसी चीज से डर लगता रहता है, वो किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, किसी न किसी चीज के बारे में कंसर्न रहता है। और उसको कई बार कुछ होने वाले जो एक्चुअल में होंगे से उन चीजों को लेकर के जो फ्यूचर में होंगे उनको लेकर के डर लगता रहता है, जो डिफाइनाइट होते हैं या कुछ अनडिफाइनाइट भी नहीं होते हैं, मतलब जैसे वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनके बारे में सोच सोच के टेंशन ले रहा है, डर लग रहा है उसको, ठीक है। तो डिफाइनाइट और अनडिफाइनाइट जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंजाइटी बोलते हैं। इसके कुछ सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगी, ब्रीथलेसनेस यानी कि प्रॉपरली सांस नहीं आएगी, पाल्पिटेशंस होंगे, घबराहट होगी, प्री सॉरी पेरास्थीसिया मतलब यहाँ पर एकदम कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस जो है वो कभी कभी यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस भी जैसी देखने को मिलती है। और थोड़ी बहुत एंजाइटी, घबराहट, डर, ये तो जो है नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, थोड़ी बहुत है तो दैट इज ओके, ठीक है, इसके लिए आपको कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है, तो वहां पर आपको एंटी एंजाइटी ड्रग लेने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती है, these are an ill-defined group of drugs which is mostly mild CNS depressants which are aimed to control the symptoms of anxiety and produces a restful state of mind without interfering with the normal mental and physical functions. These anxiolytic sedative drugs differs markedly from the antipsychotics and more closely resembles with the sedative hypnotics. ठीक है, बेसिकली एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो होती है जो एंजाइटी को सप्रेस करेगी, उसकी अपोजिट एक्शन देगी, यानी कि एक इजीनेस क्रिएट करेगी, आपको कंफर्टेबल बनाएगी, आपको कूल करेगी, काम करेगी, शांत करेगी, ब्रेन को एक नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर लेकर के आएगी, ठीक है। तो ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है ये आपकी इल डिफाइनाइड ग्रुप्स हैं, यानी कि बीमारी करने वाले ड्रग्स होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इल बीमारी से रिलेटेड ड्रग्स होती है, इल डिफाइनाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पर माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट है, यानी कि थोड़ा सा क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, ठीक है। जिसका एम है कि ये क्या करती है, जो एंजाइटी के कंडीशन से, एंजाइटी के सिम्टम्स से, उनको ये यहाँ पर कंट्रोल करती है और ब्रेन के अंदर एक रेस्टफुल स्टेट लेकर आती है, एक इजीनेस, आरामदायक स्थिति को लेकर के आती है, और नॉर्मल जो मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, उनके साथ इंटरफेयर करके, ठीक है, सॉरी उनके साथ बिना इंटरफेयर किए, विदाउट उनको बिना इंटरफेयर किए ब्रेन को एक में यहाँ पर मेंटेन करती है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि एंटी एंजाइटी जो है ये वो ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, उसको उसकी फंक्शनिंग को रिड्यूस करती है, कम करती है, एंजाइटी के सिम्टम्स से कंट्रोल दिलाती है, और बॉडी की फिजिकल और मेंटल स्टेट को इंटरफेयर किए बिना सिर्फ ब्रेन को जो है एक रेस्टफुल स्टेट के अंदर लेके आती है। इस तरीके से ये जो एंजियोलाइटिक सेडेटिव ड्रग्स होती है जो कि एंजाइटी को खत्म करती है, ये
एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती है उनसे काफी ज्यादा अलग होती है। ऐसा मत सोचो कि ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी के साथ कोई डिस्टरबेंस करेगी, नहीं। ठीक है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग से काफी अलग होती है, लेकिन जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती है उनके साथ काफी ज्यादा कॉमनली रिसेम्बल होती है, उनके जैसा ही यहाँ पर एक्शन देती है। ठीक है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह ही ये ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कूल करती है, काम करती है, शांत करती है। और जो घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, डर लग रहा है, फियर हो रहा है, उसको ये रिलैक्स करके ब्रेन को रेस्टफुल कंडीशन के अंदर लेकर आती है। और एंटी साइकोटिक्स की तरह इसका एक्शन नहीं होता। ठीक है, साइकोलॉजी पे इफेक्ट नहीं डालती है, ब्रेन की कामनेस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इन एंटी एंजाइटी ड्रग्स को 4 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग इज first benzodiazepines, in the drug is diazepam, oxazepam, lorazepam, chlordiazepoxide, alprazolam and so on. The second class is azaprions, in which the drug is busprion, gprion and ispaprion. Third is the sedative histaminics, in which the drug is hydroxyzine. Fourth is the beta adrenergic blocker, in which the drug is propranolol. ठीक है, तो इन एंटी एंजाइटी ड्रग्स को 4 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजोडाइजेपिन रिंग पाई जाती है। इनके अंदर ड्रग्स होती है डायाजेपाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, क्लोरडाइजेपोक्साइड और एल्प्राजोलम। ठीक है, सेकेंड क्लास होती है आपके एजाप्रियोन, जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर में एजीन रिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो एजाप्रियोन के अंदर ड्रग्स आएंगे आपके बसपिरोन, जिप्रोन और इस्पापिरोन। थर्ड होती है आपके सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कि सेडेशन कोज करेगी और हिस्टामिनिक के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेगी, एंटीहिस्टामिनिक एक्शन देगी। इसके अंदर आपके ड्रग आएगी हाइड्रोक्सीजीन। फोर्थ होती है आपकी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एंजाइटी को ट्रीट करेगी, एंटी एंजाइटी एक्शन देगी। इसके अंदर ड्रग आती है आपके प्रोप्रानोल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ड्रग एल्प्राजोलम। ठीक है, तो क्या होती है आपके एल्प्राजोलम और कैसे एक्शन देती है, तो इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी ड्रग एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारी ड्रग है जो कि क्या करती है, एंटी एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, ऑल्सो सेडेटिव हिप्नोटिक जैसी क्लास से भी ये बिलोंग करती है। तो जैसे कि हमने बोला कि एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स है इनका एक्शन सेडेटिव हिप्नोटिक जैसा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेडेटिव हिप्नोटिक्स की ड्रग्स एल्प्राजोलम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस alprazolam is used to treat the anxiety and panic disorders. It belongs to a class of medication which is called benzodiazepines, which act on the brain and nerves, that is central nervous system, to produce the calming effect. It works by enhancing the effect of certain natural chemicals in the body, that is GABA. ठीक है, तो ये जो एल्प्राजोलम होती है ये यहाँ पर एंजाइटी यानी कि घबराहट की जो कंडीशन है इसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। और जो पैनिक डिसऑर्डर है, किसी के को पैनिक अटैक होते हैं ना बीच बीच में, तो उन पैनिक अटैक्स को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी घबराहट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एल्प्राजोलम को यूज किया जाता है। और ये उस क्लास से बिलोंग करती है जिसको बोलते हैं हम बेंजोडाइजेपिन। दैट मीन्स ये बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग करती है, जो कि आपके ब्रेन के ऊपर और आपके नर्व्स के ऊपर यहाँ पर काम करती है। यानी कि ब्रेन और नर्व्स, जो नर्व्स रहती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस पर ये काम करके कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि ब्रेन को, नर्व्स को काम करती है, कूल करती है। तो इस तरीके से ये क्या करती है आपकी बॉडी में जो गाबा है, गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड, और इस तरीके के जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं इनके इफेक्ट को ये इन्हांस करती है, इसको बढ़ा देती है और इसको बढ़ा करके कूलिंग एक्शन, कामिंग एक्शन देती है। यानी कि ब्रेन में गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को, उनके लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इनका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट है इनका कि ये कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, उसमें इनका एक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। So next is the pharmacological action of an alprazolam. Here, alprazolam is a benzodiazepine where
This benzodiazepine presumably exert their effect by binding at the stereospecific receptor at the several sites within the central nervous system at the GABA receptor complex. All benzodiazepines causes a dose-related central nervous system depressant action. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके अल्प्राजोलम है ये एक बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग करती हैं। ये वो बेंजोडाइजेपिन है जो कि क्या करती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिफरेंट साइट्स हैं उन पर डिफरेंट स्टीरियो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जाकर के बाइंड हो जाती है और बाइंड होकर के अपना एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये अल्प्राजोलम जो है आपके गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पर बाइंड होगी। ठीक है, इन गाबा रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी और यहाँ पर एंटी एंजाइटी एक्शन शो करेगी। तो इस तरीके से जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स हैं ये यहाँ पर डोज रिलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसकी डोज। तो आपके जो एल्प्राजोलम है इसका कितना डोज देंगे देखो, जिसका डोज है 0.25 से 1.0 mg TDS अप टू 6 mg पर डे इन अ पैनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में इसको दिन में 3 बार दिया जाता है 0.25 से 1 मिलीग्राम, जिसको बढ़ा करके अप टू 6 mg दिया जा सकता है एक दिन के अंदर। मैक्सिमम दिन में 3 बार देंगे ना तो मैक्सिमम 2 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते एक बार के अंदर। ठीक है, तो इतनी ही मैक्सिमम दे सकते हैं। अब इसके इंडिकेशंस या हम कह सकते हैं इसके यूजेस में फर्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सेकंड इज पैनिक डिसऑर्डर्स एंड थर्ड इज द सेडेटिव्स। तो ये यहाँ पर क्या करता है, एंजाइटी यानी कि घबराहट जैसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं उस पैनिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और ये यहाँ पर सेडेटिव एक्शन देता है यानी कि सेडेशन अपोज करता है, ब्रेन को कूल करता है, काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन रिलैक्सिंग इफेक्ट ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्पेशली सीन विद द कोएग्जिस्टेंस रेस्पिरेटरी myasthenia gravis. Second is it is in potential for the growing dependence. Therefore, only short-term recommendation use is acute porphyria. That means narrow angle glaucoma. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इफेक्ट है यानी कि किस कंडीशंस में इसको नहीं देना है। तो अगर किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी डिप्रेस कंडीशन में तो नहीं देना, क्योंकि ये क्या करता है, डिप्रेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशंस में नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसके साथ में रेस्पिरेटरी डिजीज है अगर किसी को, या माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी डिजीज है, अगर ये दोनों डिजीज साथ में देखने को मिलती है तो उस केस में हमको ये ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देगा। ठीक है, सेकेंड केस है कि ये यहाँ पर डिपेंडेंस कोज करता है। ठीक है, ये डिपेंडेंस को यहाँ पर ग्रो करता है यानी कि डिपेंडेंस कोज करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर एक्यूट पोरफायरिया के अंदर यूज किया जाता है, यानी एक्यूट लेवल पे पोरफायरिया में यूज करते हैं, नैरो एंगल ग्लाइकोमा में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसको यूज करते हैं, डिपेंडेंस ये कोज करता है और एक्यूट पोरफायरिया को ट्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके थर्ड जो क्लास आती है, थर्ड नहीं फिफ्थ क्लास आती है आपके एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होंगे? एंटी डिप्रेसेंट्स वो ड्रग होते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, डिप्रेशन के अपोजिट एक्शन देंगे, यानी कि डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे। किसी भी पर्सन जो कि डिप्रेशन की कंडीशंस में है उसको उस डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिप्रेशन क्या है, कि अगर कोई पर्सन है जो एकदम अकेला सा फील कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है, खुश नहीं हो रहा, उसकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं हो रहे, तो उस कैसी कंडीशंस में क्या होता है, उसकी बॉडी में डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और उस डिप्रेशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स रिकमेंड की जाती है उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, सो दीज आर द ड्रग्स विच कैन एलिवेट द मूड इन द डिप्रेसिव इलनेस। ये वो ड्रग्स होती है जो डिप्रेशन की कंडीशन में या डिप्रेसिव इलनेस की कंडीशंस में मूड को एलिवेट करने का काम
करती है, मूड को बेटर बनाने का काम करती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑल द एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स मोनोअमिनर्जिक ट्रांसमिशन इन द ब्रेन इन one way and another, and many of them have other associated properties. Over the past 3 decades, a large number of antidepressants with the assortment of effect are retape and metabolism of bioenergic amines. ठीक है, प्रैक्टिकली जितने भी आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जो आपके मोनो अमिनर्जिक ट्रांसमिशन है, मोनो मतलब एक, अमिनर्जिक यानी अमीन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनके अंदर सिंगल अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, इन मोनो अमिनर्जिक जो ट्रांसमिशंस होते हैं उनको ये यहाँ पर अफेक्ट करते हैं किसी एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से। इस तरीके से इनके साथ जो है कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट जो मोनो अमिनर्जिक ट्रांसमिशंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं और इनके साथ अदर प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पिछले 3 दशकों से यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट पे, ह्यूज अमाउंट पे एंटी डिप्रेसेंट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि सर्टेन इफेक्ट्स को यहाँ पर असॉर्ट करेंगे, सर्टेन इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, जब आप अपने बायोजेनिक जो अमीन्स हैं इन बायोजेनिक अमीन्स को रीअपटेक करोगे, इनको दोबारा से अपटेक करोगे, दोबारा से लोगे इन बायोजेनिक अमीन्स को या इन बायोजेनिक अमीन्स का, ठीक है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, इनका जब मेटाबॉलिज्म होगा या इनका जब रीअपटेक होगा तो उसके साथ यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट एक लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट में क्या होगा, ये वो ड्रग्स होती है जो ब्रेन में प्रेजेंट मोनो अमिनर्जिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती हैं और इन बायोजेनिक अमीन्स का मेटाबॉलिज्म करती है, इनका रीअपटेक करती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. These antidepressant drugs are classified into first reversible inhibitors of MAO, second tricyclic antidepressant, third selective serotonin reuptake inhibitors, fourth serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, and fifth is atypical antidepressants. ठीक है, तो इन एंटी डिप्रेसेंट्स को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और डिप्रेसेंट का मतलब होता है डिप्रेशन, यानी ये वो ड्रग है जो कि डिप्रेशन को अपोज करेगी, यानी कि डिप्रेशन की कंडीशन को ट्रीट करेगी। इसके अंदर आती है 5 मेजर क्लासेस। फर्स्ट है आपकी रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ, दैट मीन्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपके माओ यानी मोनो अमिनर्जिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसको रिवर्सिबली इनहिबिट करके अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर ड्रग्स आती है जैसे कि मोक्लोबिनामाइड और क्लोरग्लाइनिन। ठीक है, सेकंड होते हैं आपके ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। नाम से समझ में आ रहा है ट्राईसाइक्लिक, यानी कि इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में 3 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी और ये एंटी डिप्रेसेंट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इसको फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट तो है आपके Na+5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड सेकेंड इज प्रीडोमिनेटली Na रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके Na मतलब नॉन एड्रेनलिन एंड 5HT मतलब सेरोटोनिन, यानी कि यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन और सेरोटोनिन दोनों करके इनहिबिटरी एक्शन ये ड्रग्स प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राइमीप्रामीन और डॉक्सीपीन और डूथिपीन और क्लोमीप्रामीन। ठीक है, सेकेंड है आपके क्लास प्रोडोमिनेटली Na रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि वो ड्रग जो कि सिर्फ नॉन एड्रेनलिन को ही रीअपटेक को इनहिबिट करती है। सिर्फ पहले तो नॉन एड्रेनलिन और सेरोटोनिन दोनों को इनहिबिट करेगी रीअपटेक को, और सेकेंड होती है जो कि सिर्फ नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को ही इनहिबिट करती है। ठीक है, सेकेंड जो क्लास है इसके अंदर ड्रग्स आती है डेसिप्रामीन, नॉरट्रिप्टाइलिन और एमोक्सापिन और रिबोक्सेटिन। ठीक है, थर्ड आपकी क्लास है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, दैट इज SSRI। ठीक है, ये सेलेक्टिवली सिर्फ आपके सेरोटोनिन को के ही रीअपटेक को इनहिबिट करती है। ठीक है, फर्स्ट जो दोनों को करेंगी नॉन एड्रेनलिन और सेरोटोनिन, फिर सेकेंड जो सिर्फ नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी, और थर्ड जो सिर्फ सेलेक्टिवली सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, इस क्लास के अंदर ड्रग आती है
फ्लोक्सिटीन, फ्लोवुक्सामिन, पेरोक्सिटीन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, इस सिटालोप्राम और डाप्रोक्सिटीन। ठीक है, फोर्थ है आपके वोड क्लास जो कि सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन री अपटेक इनहिबिटर। इसमें क्या करेंगे, देखो ये सेम है आपकी जो अपन ने पहले देखी थी, उसमें भी यही था, नॉर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन जो है उसके रिएक्टेक को इनहिबिट किया जा रहा था। इसमें भी यही होगा, लेकिन वहां पर केमिकल स्ट्रक्चर में ट्राइसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अंदर ड्रग आएगी विदिला, फैक्सीन और डुलोक्सिटीन। और लास्ट फिफ्थ आती है आपके एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो कि आपकी अटाइपिकल होती है और एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करती है। इसके अंदर ड्रग्स आती है ट्राजोडोन, मिएनसेरिन, ट्राजेपीन, ब्यूप्रोपियोन, ट्राइएंट्रेप्टीन, अमीनेप्टीन, एटोमोजेंटीन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मेजर क्लासेस में एंटी डिप्रेसेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआरआई, एसएनआरआई और अटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक ड्रग को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एसिटालोप्राम। ठीक है, एसिटालोप्राम की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग है आपकी, सो नेक्स्ट इज द ड्रग एसिटालोप्राम। एसिटालोप्राम जो आपकी ड्रग है ये आपके एसएसआरआई क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करती है, सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन को ही अपटेक करती है। ठीक है, तो एसिटालोप्राम की अगर हम बात करें तो दिस एसिटालोप्राम बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग विच इज नॉन एज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, दैट इज एसएसआरआई। ठीक है, ये जो एसिटालोप्राम है ये आपके सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करती है। दिस escitalopram is used to treat depression and anxiety, and it maintains the serotonin level in the brain which is responsible for the anxiety or depression। ठीक है, ये जो एसिटालोप्राम है ये यहाँ पर एंजाइटी की कंडीशन, डिप्रेशन की कंडीशन, इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाती है और ये ब्रेन के अंदर आपके सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि घबराहट करता है, डिप्रेशन करता है। ठीक है, तो डिप्रेशन देखो, अगर बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाएगा ना तो इंसान खुश नहीं रहेगा। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, सेरोटोनिन का लेवल अगर सही बना हुआ है तो आपकी बॉडी में खुश रहेगी, डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, सेलेक्टिवली सेरोटोनिन को रीअपटेक करके सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन की कंडीशन जो है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है pharmacological action of this escitalopram. So this escitalopram binds with the site of the serotonin transporters, which is primary and allosteric site, while the other SSRIs and SNRIs bind only with the primary site. So it gives the more advantage for the managing the anxiety disorders. Recently it is commonly used. ये जो एसिटालोप्राम है ये क्या करती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर से ये बाइंड होती है और बाइंड होकर के, ठीक है, जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर है उसकी प्राइमरी साइड से और उसकी एलोस्टेरिक साइड से बाइंड होती है और बाइंड के अपना एक्शन देती है। जहां पर इसकी जो प्राइमरी साइड है, ठीक है, वहां पर सिर्फ आपके एसएसआरआई और एसएनआरआई प्रेजेंट है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और आपके सेलेक्टिव SNRI, that means serotonin and noradrenaline रीअपटेक इनहिबिटर, जहां पर ये सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों को रीअपटेक करके, ठीक है, एंजाइटी की कंडीशन को खत्म करेगी। तो यहाँ पर ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के अंदर इसके और भी ज्यादा एडवांटेज होते हैं और रिसेंटली इसको काफी ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, सेरोटोनिन एड्रेनलिन के लेवल को ब्रेन में मेंटेन करती है, ब्रेन में बनाए रखती है। ठीक है, इसकी जो डोज है वो टैबलेट फॉर्म में है 5 mg, 10 mg, 20 mg, और ओरल सॉल्यूशंस के फॉर्म में है 5 mg पर ml।
ठीक है। तो टैबलेट की फॉर्म में तो अलग अलग फॉर्म्स में टैबलेट में आती है, 5 mg की आती है, 10 mg की आती है, 20 mg की आती है। और जब ओरल सोल्यूशन की फॉर्म में आती है तो वहाँ पे 5 ml में 5 mg प्रेजेंट होती है, यानी कि 1 ml में 1 ग्राम mg। ठीक है। फिर है इसके इंडिकेशंस, यानी कि अगर आपको 5 mg देनी है तो आपको 5 ml वो दवाई पीनी पड़ेगी। ठीक है। इंडिकेशंस यहाँ हम कहेंगे यूज, तो इस तरीके से ये यूज की जाती है एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। तो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन को ये ट्रीट आउट करेगी। नेक्स्ट है आपके इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वेयर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दीज ड्रग्स मे कॉज द सेक्सुअल इम्पोटेंसी एंड इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया एंड सेडेशन में अकर। अगर आप इन ड्रग्स को देखो, खुश रहने के लिए बहुत सारे लोग ना इनको कंटिन्यूसली मिसयूज करने लग जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली लेने लग जाते हैं। तो अगर आप इन ड्रग्स को लॉन्ग टर्म पे यूज करते हो तो उसकी वजह से सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी हो सकती है और एजुकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको और कंटिन्यू लेते हो तो यहाँ पे इंसोम्निया, इनकी नींद नहीं आएगी और सेडेशन हो जाएगा, यानी कि सेडेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप ऑलरेडी कोई सेडेटिव ले रहे हो, ऑलरेडी कोई हिप्नोटिक ड्रग ले रहे हो, तो फिर ये ड्रग यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी ये करेगी तो जो एक्शन इनका वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास आती है वो है एंटी साइकोटिक्स। एंटी मतलब अपोजिट, साइकोटिक्स मतलब साइकोसिस, जो कि आपकी साइकोलॉजी के साथ अपोजिट एक्शन देते हैं, वो होते हैं एंटी साइकोसिस। मतलब अगर किसी की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, उसको उसकी साइकिक जो है वो डिस्टर्ब है, यानी कि उसको डिल्यूजन्स आ रहे हैं, कुछ चीजें सुनाई दे रही है, कुछ चीजें जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, दिखाई दे रही है। ठीक है। उसके दिमाग में कुछ अजीब ही थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एंटी साइकोटिक ड्रग दी जाती है। तो क्या होता है एंटी साइकोटिक्स? एंटी साइकोटिक्स आर ऑल्सो नॉन एज न्यूरोलेप्टिक्स, which is a class of psychotropic medications which is primarily used to manage psychosis, including delusions, hallucinations, paranoia, or other disordered thought, principally in the schizophrenia, but also in the range of other psychotic disorders. ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जिसे न्यूरोलेप्टिक्स भी बोला जाता है, ये साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस की वो क्लास है जिसे प्राइमरली साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को डिल्यूजन्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, hallucinations हो रहे हैं, पैरानोइया हो रहा है, उसके थॉट्स जो है वो डिस्टर्ब है, वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है, कैसे भी चल रहा है। ठीक है। तो प्रिंसिपली जो कि शाइजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि एक लार्ज रेंज के अंदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. So these are the drugs which having an salutary therapeutic effects in the psychosis. So these antipsychotic drugs or neuroleptic drugs are classified into majorly 5 classes. First is the phenothiazines. Second is butyrophenone. Third is thioxanthine. Fourth is the other nitrocyclic compounds. And fifth is the atypical antipsychosis. ठीक है। फर्स्ट है आपके फिनोथायोजीन, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया है 3 क्लासेस के अंदर, एलिफेटिक साइड चेन, पिपरिडीन साइड चेन और पिप्राजीन साइड चेन। सेकेंड है आपकी ब्यूटाइरोफिनोन। ठीक है। और बाकियों के सब क्लासेस नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है आपकी फिनोथायाजीन, जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर में आपको फिनाइल और थायाजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई फिनोथायाजीन रिंग पाई जाएगी। इन्हें 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके एलिफेटिक साइड चेन, जिसमें साइड चेन की फॉर्म में एक एलिफेटिक चेन होगी। इसके अंदर ड्रग्स आती है आपके क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। सेकेंड है आपकी पिपरिडीन साइड चेन, जिसके अंदर साइड चेन के फॉर्म में पिपरिडीन चेन होती है। ठीक है। इसके अंदर ड्रग्स आती है आपके थायोरिडाजीन। थर्ड है आपके पिप्राजीन साइड चेन, जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर में पिप्राजीन पिप्राजीन चेन पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है ट्राइफ्लूपिराजीन और फ्लूपिराजीन। सेकेंड आपकी क्लास है ब्यूटाइरोफिनोन, जिसके अंदर ड्रग्स आती है आपके हेलीपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल और पेनफ्लोरोडोल। थर्ड आपकी क्लास आती है थायोजेंथीन, फ्लूपेंटेनॉल।
ठीक है, जिसमें ड्रग आती है फ्लूपेंटेनॉल। फोर्थ है आपके अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर ड्रग आती है पिमोजाइड और डोक्सापीन। एंड लास्ट फिफ्थ आपकी ड्रग आती है एंटी अटाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसके अंदर ड्रग आती है क्लोजापीन, रेस्पिरिडोन, ओलनाजिपिन, क्यूटापीन, एरीपिप्राजोल, जिप्रा सिडोन, एमिसोसुल्फाइड और लास्ट है आपकी जोटेपीन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास के अंदर 3 क्लासेस है, जिसके अंदर ये सारी ड्रग्स आती हैं जो कि एंटी साइकोटिक एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, यानी कि साइकोसिस के अंदर एक इम्पोर्टेंट थेरापेटिक इफेक्ट ये देती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो ड्रग आती है वो है क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन की बात करें तो दिस क्लोरप्रोमाजीन इज ए मेंबर ऑफ टाइपिकल एंटी or neuroleptic drug class, which is also known as first generation antipsychotics, that is FGAs. The chlorpromazine is an phenothiazine, that is phen plus thia plus zine. ठीक है, तो phen थाया और जीन से मिलकर के बना है, विच इज यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज schizophrenia, manic depression in adults. This cyclopromazine, this chlorpromazine is used in the adults to treat the nausea and vomiting, anxiety before the surgery, chronic hiccups, acute intermediate porphyria, symptoms of tetanus and so on. ठीक है, तो ये जो क्लोरप्रोमाजीन है आपके यहाँ पर ए टाइपिकली एंटीसाइकोटिक क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि ये साइकोसिस को ट्रीट करती है, साइकोसिस जो कंडीशन है इसको अपोज करती है। ठीक है, और न्यूरोलेप्टिक ड्रग क्लास से बिलोंग करती है, इसे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी बोला जाता है। ये जो क्लोरप्रोमाजीन है ये एक फिनाइल थायाजोन है। ठीक है, यानी कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर फिनाइल रिंग और थायाजीन पाया जाता है, दैट इज वाई ये क्या है, फीन और थायाजीन। ठीक है, जिसको यहाँ पर साइकिक डिसऑर्डर जैसे कि शाइजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन जैसी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो क्लोरोप्रोमाजीन है इसे एडल्ट्स के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा जो मन करता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और सर्जरी से पहले जो घबराहट हो रही होती है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। क्रोनिक हिप्स, ठीक है, तो क्रोनिक लेवल के जो हिक्कप हो रहे होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एक्यूट लेवल का जो इंटरमीडिएट पोरफायरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और टिटेनस का टीका लगवाते हैं ना, तो जो टिटेनस के सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो क्या समझ में आया कि क्लोरप्रोमाजीन जो है वो एंटीसाइकोटिक क्लास से बिलोंग करती है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जो कि साइकिक डिसऑर्डर जैसे शाइजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी बिफोर द सर्जरी, क्रॉनिक हिप्स, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया और टिटेनस जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द डोज। तो डोज के अंदर है टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन की डोज। टैबलेट के फॉर्म में देंगे तो देंगे 10 mg, 20 mg, 50 mg और 100 mg। 4 टाइप की mg के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैबलेट मिल जाएगी। जब सिरप दोगे तब मिलेगी 5 mg पर 5 ml और वी कैन से 25 mg पर 5 ml। ठीक है, तो 5 ml के अंदर आपके 5 mg भी मिल सकती है और 25 mg भी मिल सकती है। और इंजेक्शन के अंदर तो सिर्फ 2 ml में ही आपकी 50 mg ड्रग यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्लोरप्रोमाजीन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अंदर है ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस क्लोरप्रोमाजीन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की किस तरीके से ये जो ड्रग है यहाँ पर हमारे एक्शन प्रोड्यूस करती है। सो दिस ड्रग दैट इज क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन की बात करें सो द पोस्ट synaptic blockage at the D2 receptors in the mesolimbic pathway. However, the blocking of D2 receptors in the nigrostriatal pathway is responsible for its extrapyramidal side effects. The anti-emetic effect of chlorpromazine stems from the combined blockage of histamine H1, dopamine D2 and muscarinic M1 receptors in the vomiting center. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलते हैं कि जो आपका मीजोलिम्बिक पाथवे होता है उसके अंदर जो D2 रिसेप्टर्स हैं, इन D2 रिसेप्टर्स पर जब पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब कि प्री सिनेप्टिक यानी कि पहले वाले सिनेप्स पर, पोस्ट सिनेप्टिक मतलब जो सिनेप्टिक लेफ्ट है उसके बाद जो है जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है आपकी, उसमें जो D2 रिसेप्टर्स हैं उन D2 रिसेप्टर्स का ब्लॉक कर देती है क्लोरप्रोमाजीन, जो कि मेसोलिम्बिक पाथवे में प्रेजेंट है। और इन D2 रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से, जो कि नाइस्ट्रेटियल पाथवे के अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा पायरिमिटल साइड इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्लोरप्रोमाजीन है उसका एंटीएमेटिक इफेक्ट भी होता है, जो कि इस वजह से होता है कि यहाँ पर आपके H1 रिसेप्टर यानी हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, D2 रिसेप्टर यानी कि डोपामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, M1 रिसेप्टर्स यानी कि मस्कैलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो कि वॉमिटिंग सेंटर्स में प्रेजेंट हैं। और इन तीनों रिसेप्टर्स के ब्लॉकेज की वजह से इस क्लोरप्रोमाजीन का एंटी इमिटिक एक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि कौन सी कंडीशन है जहां पर हम इस क्लोरप्रोमाजीन को नहीं दे सकते। तो फर्स्ट है व्हेन हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी टू द फिनोथायाजीन, कि जब आपको इस ड्रग से एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी हो। ठीक है, सेकेंड इज फियोसाइटोक्रोमा, जब यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो, दैट मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा हो। ठीक है, और जो सिक्रीशंस है वो बढ़ रहे हो, तो उस कंडीशंस के अंदर हमको ये ड्रग नहीं देनी है। थर्ड है ब्रेस्ट कैंसर, अगर जो पेशेंट है उसको ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है तो नहीं दे सकते। फोर्थ है अ कंडीशन विद द लो थायराइड हार्मोन लेवल, अगर बॉडी थायराइड लेवल, जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल अगर कम है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। और लास्ट है लो लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, अगर पैराथायराइड हार्मोन की भी कमी है तो भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरप्रोमाजीन D2 रिसेप्टर्स को, H1 रिसेप्टर्स को, M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करके एक्स्ट्रा पायरिमिटल साइड इफेक्ट्स और एंटीइमिटिक इफेक्ट यहाँ पर देता है। क्लियर? और किस कंडीशंस में नहीं देना, जब आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर फिनोथायाजीन से एलर्जी है, या हाइपर सेंसिटिविटी है, या आपकी एड्रिनल ग्लैंड में या कैंसर हो रखा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का लेवल कम है, पैराथायराइड लेवल का हार्मोन का लेवल कम है, तो उस कंडीशंस में आपको ये ड्रग यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन लेवल, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, ओवरवेट, जो पर्सन है पेशेंट है उसका वेट बहुत ज्यादा है, एंड डिक्रीज फंक्शंस ऑफ बोन मेरो, और बोन मेरो का जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी हम यहाँ पर जो ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन वो नहीं देंगे। कब? जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, वेट ज्यादा है, और बोन मेरो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, उसके फंक्शंस रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं इसके इंडिकेशंस कि कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ये दो कंडीशन से जहाँ नहीं कर सकते, अब कौन सी कंडीशन है जहाँ पर कर सकते हैं? तो फर्स्ट है schizophrenia. First condition is schizophrenia, that is primarily the positive symptoms. Second is bipolar acute manic type of manic depressive illness. Third is acute agitation marked by explosive hyperexcitable behavior out of the proportion to the initial provocation. And fourth is to control the nausea and vomiting including intraoperative nausea and vomiting. ठीक है, तो यहाँ पर चार कंडीशंस है जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर क्लोरप्रोमाजीन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर किसी पेशेंट को शाइजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, यानी कि शाइजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स अगर उसमें दिखाई देते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हम क्लोरप्रोमाजीन ड्रग को यूज करेंगे। सेकेंड है बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर एक्यूट मैनिक टाइप डिप्रेसिव इलनेस की कंडीशन है, इसको ट्रीट आउट करने के लिए देंगे। थर्ड है एक्यूट लेवल की एजिटेशन है, घबराहट है, पाल्पिटेशन है, यानी कि अगर यहाँ पर इनिशियल प्रोवोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा, थोड़े से ही प्रोवोकेशन की वजह से किसी पर्सन के बिहेवियर में बहुत ज्यादा एक्साइटेबल बिहेवियर देखने को मिलता है, बहुत वो आक्रामक हो जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव हाइपर एक्साइटेबल बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वहां पर एक्यूट एजिटेशन, जो वो घबरा, मतलब उसके हाथ पैर भी कांपने लग जाए, इतना ज्यादा वो अगर छोटे से ही प्रोवोकेशन पे इतना ओवर रिएक्ट करें, तो उसको ट्रीट आउट करने के लिए यहाँ पर इसको क्लोरप्रोमाजीन को दिया जाता है। और लास्ट है कि अगर नोजिया वॉमिटिंग की है तो
वहां पर इंट्रा ऑपरेटिव के अंदर यानी ऑपरेशन के बीच में इंजेक्शन के फॉर्म में क्लोरप्रोमाजीन दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इस लेक्चर के अंदर हमने 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया। 2 चैप्टर हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे और 4 हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंटी कन्वर्जेंस को, कि कन्वर्जेंस क्या होते हैं और किस तरीके से एंटी कन्वर्जेंस यहाँ पर एक्शन करते हैं, जिसमें हमने फिनाइल्टोइन को डिस्कस किया। ठीक है, सेकेंड हमने बात करी एंटी एंजाइटी की, जिसमें हमने देखा एंजाइटी क्या होता है, कैसे एंजाइटी को ट्रीट किया जाता है, और इसमें हमने एल्प्राजोलम ड्रग को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने थर्ड क्लास डिस्कस करी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, जिसमें हमने देखा कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एज एन एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर दी जा सकती है, किस किस मैकेनिज्म के थ्रू ये डिप्रेशन को ट्रीट आउट करती है। और इसके अंदर एसिटालोप्राम ड्रग को डिस्कस किया, जिसमें उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिस्कस किया। और एट द एंड हमने डिस्कस किया एंटी साइकोटिक ड्रग, जो कि साइकोसिस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, यानी कि किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी को ठीक करती है, मैनेज करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो जिनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या वेरिएशंस है, जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग की फॉर्म में यूज की जाती है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया क्लोरप्रोमाजीन को। ठीक है, और उसकी डोज, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और कुछ सीएनएस पर काम करने वाले ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।